गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 2 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कुछ भी आप पूछना चाहें, कोई भी आपका डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वाइस एडमिरल एस.एन. गोरमडे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो देखिए, वाइस एडमिरल एस.एन. गोरमडे ये जो हैं नेवल स्टाफ के वाइस चीफ रहेंगे। और साथ ही आपको ये जानना चाहिए, इससे पहले ये जो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है इसके डिप्टी चीफ रह चुके हैं। और ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? ये वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को सक्सीड कर रहे हैं, इनका रिटायरमेंट हो गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है, नवल स्टाफ के प्रमुख कौन है? यह है एडमिरल करमवीर सिंह। तो ये चीफ हैं और ये बन गए हैं वाइस चीफ। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो 2020 बैडमिंटन सेमीफाइनल में पीवी सिंधु किससे हारी थी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ताई जू यिंग डिफीटेड पीवी सिंधु इन द बैडमिंटन सेमीफाइनल्स एट टोक्यो 2020। तो देखिए, पीवी सिंधु जो है, जो विमेंस सिंगल्स बैडमिंटन का जो इवेंट हुआ था सेमीफाइनल का, तो वो इनसे हारी थी, ताई जू यिंग से। आपको जानना चाहिए ताइवान की है, लेकिन ताइवान जो है ओलंपिक्स में चाइनीज़ ताइपेई इस नाम से खेलता है। और रशिया का भी मैंने आपको बताया था, आरओसी नाम से, आरओसी के अंडर में खेल रहा है, अपने उससे नहीं खेल रहा है अपने नाम से। तो 2 कंट्रीज़ आप याद रखिएगा, एक तो ताइवान, ये खेल रहा है चाइनीज़ ताइपेई के नाम से। तो चाइनीज़ ताइपेई की खिलाड़ी हैं ये ताई जू यिंग। तो इन्होंने पीवी सिंधु को सेमीफाइनल में हराया था और फिर इनको हरा दिया चाइना की चेन यू फई ने। इसका मतलब जो चाइना की चेन यू फई हैं, इन्होंने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता है। और दूसरे नंबर पर रही हैं ताई जू यिंग, इन्होंने सिल्वर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने के लिए किसे हराया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो पीवी सिंधु डिफीटेड ही बिंगजियाओ टू विन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने आपको दोनों पीवी सिंधु से जुड़े दोनों क्वेश्चंस करा दिए हैं, दोनों फॉर्मेट में। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था। Whom did PV Sindhu beat to win the first ever gold medal for India in women's singles badminton championship in the final match? तो देखिए, सेम क्वेश्चन है, फिर से पीवी सिंधु हैं इस क्वेश्चन में। और यहाँ पर भी जब इन्होंने ये वर्ल्ड ये जो बैडमिंटन चैम्पियनशिप होती है, तो जब इन्होंने ये जीता था तब ये क्वेश्चन बना था, तब ये पूछ लिया गया था। इसी तरह से ये भी आपसे पूछा जा सकता है इसी फॉर्मेट में। और इससे पहले वाला जो मैंने आपको बताया वो भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो भी काफ़ी क्रूशियल इवेंट रहा है, मोमेंट रहा है। तो जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, पीवी सिंधु ने चाइना की ही बिंगजियाओ इनको हरा दिया है और इन्होंने फिर इनको हराने के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको बता दें, जो सिंधु हैं, इनका ये 2nd ओलंपिक मेडल है, क्योंकि इससे पहले रियो ओलंपिक्स में ये सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। 2016 में रियो ओलंपिक्स हुए थे, यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और सिंधु जो हैं ये 2nd इंडियन बन गई हैं जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। इनसे पहले सुशील कुमार, जो कि तिहाड़ जेल में है और वहीं पर इन्हें टीवी दिया हुआ है, वहीं से देख रहे हैं तिहाड़ जेल से। तो इन्होंने भी जो है इंडिविजुअल मेडल्स जीते हुए हैं 2। तो अब दोनों बन गए, एक तो पीवी सिंधु और सुशील कुमार। साथ ही आपको जानना चाहिए कि पीवी सिंधु जो हैं ये 4th विमेंस सिंगल प्लेयर हैं जिन्होंने बैक टू बैक ओलंपिक गेम्स में मेडल जीते हैं। तो इससे पहले रियो में भी जीता है और फिर अब यहाँ पर टोक्यो में भी जीता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन को हरा दिया?
ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। द इंडियन मेंस हॉकी टीम डिफीटेड ग्रेट ब्रिटेन टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स ऑफ ओलंपिक्स गेम्स आफ्टर 49 ईयर्स। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, इंडियन मेंस हॉकी जो है इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हरा दिया है क्वार्टर फाइनल में। और आपको बता दें 49 साल बाद 49 ईयर्स के बाद भारत ओलंपिक गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंचा है, क्योंकि इससे पहले जो है 1972 के जो ओलंपिक्स हुए थे यहाँ पर भारत जो है सेमीफाइनल में पहुंचा था। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये भी है, 1972 के बाद 1980 में भी मॉस्को ओलंपिक्स हुए थे, यहाँ पर भारत ने जो है फाइनल जीता था। लेकिन हम 1972 क्यों काउंट कर रहे हैं, 1972 से ही क्यों काउंट कर रहे हैं कि 49 ईयर्स बाद जीता है, क्योंकि 1980 वाला जो ओलंपिक्स हुआ था इसमें सेमीफाइनल इवेंट नहीं था, सेमीफाइनल स्टेज नहीं थी, तो इसलिए कहा जा रहा है कि 49 साल बाद भारत जो है सेमीफाइनल में पहुंचा है। आपको जानना चाहिए जो मेंस हॉकी टीम है इसके कैप्टन है मनप्रीत सिंह, और जो मेंस हॉकी टीम है इसके कोच हैं ग्राहम रीड, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। वर्ष 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो आशा भोसले हैज़ बीन कन्फर्ड विद महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार फॉर द ईयर 2021। तो साल 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है आशा भोसले को। आपको बता दें जो ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 है, ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाने वाला हाईएस्ट ऑनर है, सबसे उच्च सम्मान है, और 1996 में इस अवार्ड को जो है स्थापित किया गया था और इसमें 10 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो साइरस पूनावाला हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2021। आप सभी जानते हैं जो डॉक्टर साइरस पूनावाला है ये पुणे बेस्ड, पुणे में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसके चेयरमैन हैं। तो इनको दिया गया है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फॉर 2021। इसमें 1 लाख रुपए का कैश प्राइज इनको दिया जाएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए ये जो अवार्ड है ये हर साल 1 अगस्त को दिया जाता है, क्योंकि 1 अगस्त को जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी थे इनकी पुण्यतिथि यानी कि डेथ एनिवर्सरी होती है। और इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को और इनका निधन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। पहली बार खगोलविदों ने किस ग्रह के मून के वातावरण में जल वाष्प के प्रमाण का खुलासा किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फॉर द फर्स्ट टाइम एस्ट्रोनॉमर्स हैव अनकवर्ड एविडेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर्स मून। जानते हैं इस बारे में। देखिए जुपिटर का मून है गैनीमेड, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर वाटर वेपर के एविडेंस जो है एस्ट्रोनॉमर्स को पता चले हैं, और एस्ट्रोनॉमर्स ने किसकी सहायता से इन वाटर वेपर्स को जो है पता लगाया है? ये नासा को जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है इसकी सहायता से। तो देखिए आपको बता दें जो जुपिटर है यहाँ पर जो है काफ़ी आइस की परतें जो हैं बिछी हुई हैं। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि उसके नीचे एक बहुत बड़ा महासागर भी है, क्योंकि वाटर वेपर मिला है तो इससे ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और क्या ये सही में ऐसी बात है? तो ये इस प्रोजेक्ट से पुष्टि हो जाएगी। क्या है ये? तो देखिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी साल 2022 में जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, जिसे आप जूस कह सकते हैं, इसको भेजने वाला है जुपिटर पर। तो ये भी आप याद रखिएगा, जूस जो ये प्रोजेक्ट है किससे रिलेटेड है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है। और आपको बता दें जुपिटर के जो 79 जो हैं मून्स हैं, इससे भी ज़्यादा इसके मून्स हैं 79 से भी ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला भारत का पहला भुगतान बैंक बन गया, यानी पेमेंट बैंक बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो पेटीएम पेमेंट्स बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट पेमेंट बैंक इन इंडिया टू अचीव द माइलस्टोन ऑफ इशूइंग 1 करोड़ फास्टैग्स। तो फ्रेंड्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ये पहला बैंक बन गया जिसने 1 करोड़ से भी ज़्यादा फास्टैग इशू किए हैं। आपको बता दें अगर हम एनपीसीआई की बात करें तो एनपीसीआई ने कहा है कि जून 2021 के अंत तक 3.47 करोड़ से भी ज़्यादा फास्टैग इशू कर दिए गए हैं। फास्टैग आप जानते हैं
कि जो आपकी विंड स्क्रीन होती है, कार की विंड स्क्रीन, उस पर वो टैग लगा देते हैं और फिर जब आप किसी टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो आपको गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप जो आपका स्टिकर है वो स्कैन हो जाता है और उस जो स्टिकर है, फास्टैग जो स्टिकर है, उसके साथ ही आपके बैंक अकाउंट जो है लिंक रहता है, तो वो वहीं से आपके पैसे कट जाते हैं। जो टोल टैक्स होता है वो डायरेक्ट कट जाता है, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको जानना चाहिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इसके सीईओ एंड एमडी सतीश कुमार गुप्ता हैं, चेयरमैन है विजय शेखर शर्मा और हेडक्वार्टर्स नोएडा में है और इसकी टैगलाइन है सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया। अच्छा, फास्टैग अब तो काफ़ी जाना माना शब्द हो गया है, लेकिन जब फास्टैग थोड़ा नया नया शब्द था तब ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर एग्जाम से पूछा गया, क्या कि फास्टैग किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो आंसर ऑप्शन में भी इसी तरह से दिए रहते थे, फुल फॉर्म नहीं दी जाती थी, ऐसे दिया जाता था RFIT या फिर DFIT। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी पर काम करता है फास्टैग। इंडियन एयरफोर्स ने किस राज्य के वायुसेना स्टेशन हाजीमारा में अपने दूसरे राफेल लड़ाकू स्क्वाड्रन का संचालन किया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशनलाइज्ड इट्स सेकेंड राफेल फाइटर स्क्वाड्रन एट एयरफोर्स स्टेशन हाजीमारा इन वेस्ट बंगाल। स्क्वाड्रन का मतलब होता है फ्रेंड जहाँ पर लड़ाकू विमान की जो है पूरी की पूरी जो फ्लीट नहीं कहेंगे, जो लड़ाकू विमान का पूरा एक जत्था आप कह सकते हैं जहाँ पर तैनात रहता है। ठीक है, कई सारे लड़ाकू विमान एक जगह स्टोर कर दिए, स्टोर मतलब कि एक जगह खड़ा कर दिए, उनको जगह दे दी, उसको बोलते हैं स्क्वाड्रन, जहाँ पर वे युद्ध के लिए भी तैयार रहते हैं। तो देखिए, ये वेस्ट बंगाल के हासीमारा जो एयरफोर्स स्टेशन है, तो यहाँ की जो स्क्वाड्रन है इसका नाम दिया गया है नंबर 101। तो यहाँ पर जो है भारत ने अपने जो राफेल फाइटर जो जेट हैं इनको तैनात किया है और ये सेकंड राफेल फाइटर स्क्वाड्रन रहने वाली है, ये भी आपको जानना चाहिए। और एयर स्टाफ के चीफ कौन है, ये हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और जो ये नंबर 101 स्क्वाड्रन है, इसका नाम है फाल्कन्स ऑफ चैम्प एंड अखनूर, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, ये तो बात कर रहे हैं हम कि सेकंड राफेल फाइटर स्क्वाड्रन है, यानी कि ये दूसरी इस तरह की आप कह सकते हैं इस तरह की दूसरी जगह है जहाँ पर राफेल विमानों को रखा गया है। और इससे पहले जो फर्स्ट राफेल स्क्वाड्रन है इसका नाम है नंबर 17 गोल्डन एरोज, ये अम्बाला हरियाणा में है। ठीक है, तो अब 2 जगह राफेल फाइटर्स को तैनात किया गया है। भारत और कौन सा देश अक्टूबर में इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम की सह मेजबानी करेगा, यानी कि को होस्ट करेगा। ऑप्शंस हैं US, UK, चाइना या फिर रशिया। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स विल को होस्ट इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम इन अक्टूबर। तो अक्टूबर में इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम ये होगा 28 अक्टूबर से, इंडिया और US इसको को होस्ट करेंगे और इसमें वही इन्वेस्टमेंट हो गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, इन्हीं सभी पर बातचीत चलती रहेगी। दुनिया का सबसे बड़ा स्टार सैफायर क्लस्टर किस देश में खोजा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टार सैफायर क्लस्टर हैज़ बीन अनअर्थड इन श्रीलंका। तो सैफायर मतलब इस तरह का आप कह सकते हैं, इसको एक जेमस्टोन होता है सैफायर, तो इसमें जो है एल्यूमिनस ऑक्साइड से ये बना होता है, तो इसको बोलते हैं सैफायर, जेमस्टोन टाइप का होता है। तो ऐसा बोला गया है कि सबसे बड़ा अर्थ वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है ये श्रीलंका में पाया गया है, इसको बोल रहे हैं लोग। और आपको बता दें ये 510 किलोग्राम का है और इसको नाम दिया गया है सेरेंडिपिटी सैफायर। और ये जो है स्टार लाइक इसका जो है स्ट्रक्चर होता है, ये भी आपको जानना चाहिए। जो इसकी सिमेट्री होती है वो स्टार लाइक होती है। वित्तीय सेवा क्षेत्र के लिए DLT समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से कितने बैंकों ने फिनटेक फर्म IBBIC प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 18 बैंक्स हैव सेट अप फिनटेक फर्म IBBIC प्राइवेट लिमिटेड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग DLT सॉल्यूशंस फॉर द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको जानना चाहिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वैसे तो देखिए बहुत ब्रॉड एरिया है, पर मैं आपको बिल्कुल एक लाइन में बता देता हूँ। इसका मतलब है कि जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन होती है उसको आप स्टोर कर सकते हैं,
ठीक है, एक जगह उसको मैनेज कर सकते हैं पर उसको आप एडिट नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दूसरा टर्म है यहाँ पर लेटर्स ऑफ क्रेडिट। लेटर्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, बैंक गारंटी देता है किस चीज़ की। मान लीजिए कोई सेलर है, मुझे उससे सामान लेना है तो मुझे उसको पे करना पड़ेगा, तो बैंक गारंटी देता है उस सेलर को कि भाई आप इसको सामान दे दीजिए, हम इसके बदले में आपको पे करेंगे यदि ये आपको पे नहीं कर पाता है। लेकिन बैंक इतना उदारवादी नहीं होता है, ठीक है, तो बैंक जो है हमारे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अपने पास रख के रखता है। तो उसके बदले में जो है बैंक सेलर को ये कंफर्म करता है कि भाई आप इसको सामान दे दीजिए और ये पे कर देगा, तो उसको बोलते हैं लेटर्स ऑफ क्रेडिट। तो देखिए 18 बैंक्स द्वारा ये एक कंपनी सेटअप की गई है जिसका नाम है IBBIC। तो ये एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो ये जो है जो लेटर्स ऑफ क्रेडिट जो बैंक द्वारा इशू किए जाते हैं इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। मतलब ये जो लेटर्स ऑफ क्रेडिट वाला जो पूरा इशू होता है, पूरा प्रकरण होता है, इसको अब डिजिटाइज कर दिया जाएगा, वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। और बाकी ये तो मैंने आपको बता दिया। साथ ही ये जो IBBIC है ये इन्फोसिस का फिनेकल कनेक्ट प्लेटफॉर्म इसको यूज़ करेगा। और SBI, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, यस बैंक और IDBI बैंक ने भी इसमें 5.55% स्टेक ले लिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेलाइट द्वारा किए गए एक शोध अध्ययन के अनुसार ऑटोमेशन से प्रभाव के मामले में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट फ्रॉम ऑटोमेशन इज 5th। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये जो स्टडी है, ये जो रिपोर्ट है, इसका नाम है द फ्यूचर ऑफ वर्क इज नाउ, इस APSC रेडी। इस स्टडी को कंडक्ट किया गया है डेलोइट द्वारा और इसको किसके द्वारा कमीशन किया गया है, ऑटोडेस्क फाउंडेशन के द्वारा। तो ऑटोमेशन का मतलब आप जानते हैं जो अपने आप से ही अब जो मशीनें अपने आप काम करती हैं। ऑटोमेशन मतलब जिसमें ह्यूमन वर्क की ज़रूरत ना पड़े। कोई मशीन है तो पहले उसको व्यक्ति चलाता था अपने हाथों से, लेकिन अब जो है वो अपने आप चल रही है, उसमें ऑटोमेशन कर दिया गया है, कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट हो रही है, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। तो इसके द्वारा जो है कई सारी जॉब्स भी चली जा रही हैं लोगों की। तो यही बताया गया है कि इंडिया जो है 5th नंबर पर है इस मामले में कि जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। हालांकि देखिए मैंने जो ये न्यूज़पेपर में पढ़ा है तो उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है कि फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, केवल इंडिया के बारे में ही बताया गया है। साथ ही लेवल प्रिपेयर्डनेस के बारे में बताया गया है 9th नंबर पर है, यानी कि आपकी क्या तैयारी है ऑटोमेशन जब आएगा तो उससे जो है तो उसके पैरेलल आपको आपके पास क्या तैयारी है, लोगों को आप किस तरह से जो लोगों की छटनी हुई है उसको किस तरह से आप मैनेज करेंगे, उसमें भारत की 9th है रैंक। किस देश के अलेक्जेंडर जेवरेव ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जर्मनीज अलेक्जेंडर जेवरेव वॉन द मेंस सिंगल्स गोल्ड मेडल एट द टोक्यो ओलंपिक्स। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक्स में जो पुरुषों का जो एकल जो टेनिस टूर्नामेंट होता है उसमें गोल्ड मेडल जीता है जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। इन्होंने रशिया के कैरिन केचेनोव इनको हराया है। और आपको बता दें अब ये जर्मनी के केवल दूसरे व्यक्ति बन गए हैं, दूसरे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन बन गए हैं जिन्होंने सिंगल्स में गोल्ड जीता है। यानी सिंगल्स का मतलब यानी कि अकेला जो इवेंट होते हैं जिसमें हम अकेले खेलते हैं उसमें गोल्ड मेडल जीता है। इनसे पहले टेनिस की बहुत बड़ी स्टार रही हैं जर्मनी की स्टेफी ग्राफे, इन्होंने जीता था। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ अल्जीरिया। सो कैपिटल इज अल्जीयर्स एंड करेंसी इज दिनार। वर्ल्ड रेंजर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। आंसर इज जुलाई 31st। कोंबलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आंसर इज राजस्थान। कोर्दवान बीकन जिसे किंग ऑफ लाइट हाउसेज भी बोला जाता है, ये कहाँ पर है तो ये फ्रांस में है। इसको हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। गोकर्णा टेम्पल टाउन नोन फॉर सेक्रेट साइट्स लाइक महाबलेश्वर टेम्पल इज इन विच स्टेट। आंसर इज कर्नाटक। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।
व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ नाइजीरिया। आप सभी जानते हैं हम नॉर्थ अमेरिका कवर कर चुके हैं, जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं ये कवर कर चुके हैं, और साउथ अमेरिका कवर कर चुके हैं, मतलब कंट्रीज़ एंड कैपिटल्स में। अब बारी चल रही है अफ्रीका की। बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछ ले जाता है, जरूर बताइएगा, मालूम भी होगा आप में से कई एस्पिरेंट्स को। तीसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड लंग कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। विच कंट्री इज नोन एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ज़्यादातर आपको जो जिन एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री वगैरह का टॉपिक आता है वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, तो इसलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर भी आप जरूर बताइएगा, पूछ ले जाता है ये। फिफ्थ क्वेश्चन है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो रिजाइंड एज लोकसभा एमपी, ही इज़ एन एमपी फ्रॉम विच पार्टी। तो ये आपको बताना है। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। और आज का ये करंट अफेयर सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।